2024 तैयारी शुरू। देश में तनाव है, मतलब सामने चुनाव है। ये कहावत भले ही पुरानी है, लेकिन मौजूदा माहौल में ये जो कहावत है वो सटीक अंदाज में फिट हो रही है। अभी साल के अंत में गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और हाल ये है कि इन चुनावी राज्यों के साथ ही देश के दर्जन भर राज्यों में हिंदू मुसलमान यही शोर सुनाई दे रहा है। देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती रही है। शनिवार को हुई हिंसा ने दिल्ली के दामन पर दाग लगाया। तो शुरुआत इसी खबर से करेंगे और फिर समझेंगे कि इसका 2024 से कनेक्शन क्या है। जहांगीरपुरी को दंगापुरी बनाने वालों पर जारी है कार्रवाई। हिंसा की जड़ तक पहुंचने के लिए फोरेंसिक टीम कर रही है जांच। क्या पुलिस की लापरवाही से हिंसा की लपटों में घिरी दिल्ली? परिवार का इनकार, तो फिर कौन है दंगे का जिम्मेदार? वो शामिल नहीं था बेटा, वो शामिल नहीं। बिल्कुल झूठ है, ये तो दंगे में कोई मतलब ही नहीं बनता। शनिवार को हुई हिंसा के बाद दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका पूरी तरह किले में तब्दील कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच की 14 टीमें जहांगीरपुरी के अलग अलग हिस्सों में आरोपियों की तलाश और धरपकड़ कर रही है। आज दोपहर करीब 2 बजे जब आरोपियों की तलाश में पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम तो पथराव हो गया। ये पथराव जैसी स्थिति अभी यहाँ पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये काफी सकरी गली है और यही पुलिस का एक दल अरेस्ट करने गया था किसी संदिग्ध को, लेकिन फिलहाल यहाँ अफरा तफरी मची हुई है। शोभा यात्रा पर पथराव और हिंसा के आरोप में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें पेशी के दौरान आरोपी पुष्पा स्टाइल वाला अंसार भी है, जिसे पथराव की साजिश का सूत्रधार माना जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों में जाहिद, अंसार, शहजाद, मुख्तियार, अली, आमिर, अख्सार, नूर आलम, असलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, आहिर, अली, सौरभ, सूरज, नीरज, सुकेन, सुरेश और सुजीत के नाम शामिल हैं। 2 आरोपी नाबालिग भी हैं, हालांकि आरोपियों के घर वालों की नजर में वो बेकसूर है। हिंसा के दौरान गोली चलाने वाले इस शख्स का नाम सोनू चिकना है। सोनू हिंसा के बाद से फरार है। सोनू की मां का दावा है कि वो खाली हाथ गया था। तो ये तो वीडियो में गोली चला रहा है पुलिस के ऊपर, कहाँ से आई इसके पास पिस्तौल? पिस्तौल वो उसको खाली हाथ में गया, वो किसी से गुस्सा करके किसी से हाथ में छीन लिया हुआ है। सब पिस्तौल लेके खड़ा है, उससे छीन के वो ऐसा ही चला रहा। पुलिस के ऊपर नहीं चलाया बेटा, ये तो झूठ बोल के ये लोग ये कर। अंसार हो, असलम चिकना हो या फिर सुकेन सरकार का परिवार, सब अपनी अपनी बेगुनाही के दावे कर रहे हैं। बाहर से किसी का फोन आया कि आप भाई आप आ जाओ, वहाँ पर लड़ाई हो रही है। तो मेरे पापा वहाँ पर गए थे कि सबको सुलझाने की, लड़ाई ना हो, किसी का कुछ हो ना, किसी का नुकसान ना हो। मेरे पापा इसलिए गए थे और सबने क्या बोला कि यहाँ पर भाई यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर ये सब कर रहे हैं, तलवार उनके हाथ में। मतलब बहुत उल्टा सीधा, पापा को बहुत उल्टा। हालांकि कोर्ट में पुलिस के मुताबिक अंसार और असलम को 15 तारीख को ही शोभा यात्रा की जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद लोगों ने साजिश रची। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल सुकेन सरकार की पत्नी दुर्गा भी
पति और बच्चों के बेकसूर होने का दावा कर रही है। ये जो आरोप लग रहा है कि दंगे में शामिल थे या क्या झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये तो दंगे में कोई मतलब ही नहीं बनता। हम तो धर्म कर्म करने वाले हैं, हम तो पूजा पाठ हमारे रहते हैं, हर साल हम पूजा करते हैं, हर कुछ करते हैं, ऐसा कुछ मतलब ही नहीं है। कभी कोई ऐसी घटना नहीं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जबकि पुलिस का कहना है कि वीडियो समेत 14 एंगल से जांच के बाद पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। हालांकि पूरे मामले में दिल्ली पुलिस पर लापरवाही को लेकर भी सवाल उठे। करौली खरगोन हिंसा के बाद पुलिस सतर्क क्यों नहीं थी? पुलिस ने 2020 दंगों से कोई सबक क्यों नहीं लिया? ये हिंसा पुलिस और खुफिया विभाग की क्या नाकामी है? दिल्ली पुलिस का सामना इन सवालों से हो रहा है। दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में कई एंगल से जांच में जुटी है, जिसमें बांग्लादेशी एंगल, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन, साइबर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ मोबाइल डंप डाटा और कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही पुलिस उपद्रवियों और हिंसा के आरोपियों का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी खंगाल रही है। जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का 2020 दंगों से कनेक्शन सामने आ रहा है। दंगों के चार्जशीट में स्पेशल सेल ने अदालत में बताया है कि CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान 6-7 बसों में अवैध बांग्लादेशी लोगों को यहां से शाहीन बाग ले जाया गया था। जहांगीरपुरी की इसी जामा मस्जिद के सामने शोभा यात्रा के दौरान माहौल बिगड़ा। हिंसा को लेकर एक दूसरे पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि दिल्ली को एक बार फिर दंगों में झोंकने का मास्टरमाइंड आखिर है कौन। इससे पहले मैं आपको इस खबर का 24 कनेक्शन बताऊं। बड़ी खबर इस वक्त की ये जानिए, दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई खबर है ये कि दिल्ली दंगे के आरोपी अंसार और असलम, इनकी पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। वहीं रोहिणी कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। और साथ ही अगली बड़ी खबर ये कि खुलासा हुआ है जहांगीरपुरी में जो शोभा यात्रा निकाली गई वो बिना इजाजत के निकाली गई थी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रेम शर्मा को हिरासत में ले लिया है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेम शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए, दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी से जुड़े शख्स का कनेक्शन सामने आ रहा है। बीजेपी कल से ही आरोप लगा रही थी और आज आरोपी अंसार की तस्वीरें सामने आ गई हैं जिसपे वो आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए हुए घूम रहा है। दंगों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी वो सीधे गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहे हैं और जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस राज में हुए दंगों की याद ताजा करा दी है। गले में सोने की चेन, हाथों में सोने की अंगूठियां, लग्जरी गाड़ी की बोनट पर पैर रखकर पोज देना और शराब की बोतलों के साथ अय्याशी। दिल्ली हिंसा के आरोपियों में शामिल अंसार की ये वो कुछ तस्वीरें हैं जिसमें उसका पूरा टशन नजर आ रहा है। अंसार की अय्याशी की इन तस्वीरों के साथ एक तस्वीर ऐसी भी है जिसने हिंसा की लपटों को सियासी रंग दे दिया। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी वाली टोपी पहने है अंसार। जहांगीरपुरी हिंसा के किरदार अंसार पर सियासी तकरार तेज हो चली है। बीजेपी का आरोप है कि अंसार का कनेक्शन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से है। वो जो मास्टरमाइंड अंसार जिसके बारे में वहाँ के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है, उसकी आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री और पार्टी के कई कार्यक्रमों की फोटोज आ रहे हैं, फुटेज आ रहे हैं, उनके सबूत मिल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जांच का विषय है। बीजेपी अंसार की तस्वीरें जारी कर आम आदमी पार्टी से जुड़े होने का दावा कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी पूरी हिंसा के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बता रही है। आरोप है तो तस्वीर लेकर आए हैं जो अंसार उसका आरोपी है, उन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी पहन रखी है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। देखिएगा, बीजेपी वाले अंदर तक जानते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जो भी आरोपी है उनको ना 10 गुना सजा दो। बीजेपी वाले हों, किसी भी पार्टी के हों, 10 गुना सजा मिलनी चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और टोपी की बात तो यहाँ कैसे टोपी आप भी ले सकते हैं।
मतलब साफ है कि दिल्ली हिंसा की छींटों से एक दूसरे के दामन को दागदार बताने की सियासत चालू है। हालांकि अंसार का परिवार राजनीति की बात को नकार रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो अंसार हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो वो क्या आम आदमी पार्टी से आपके पापा जुड़े? नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, कुछ भी नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ अफवाह फैलाया जा रहा है, ये सब कुछ भी नहीं है। पुलिस डोजियर के मुताबिक अंसार का जन्म 1980 में जहांगीरपुरी झुग्गी बस्ती में हुआ। चाकू के साथ इसकी पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। अंसार पर सट्टेबाजी के भी 5 मामले दर्ज हैं। 4वीं कक्षा तक पढ़ा अंसार कबाड़ी का काम करता था। अंसार के अलावा हिंसा पर सियासत दिल्ली के दायरे से निकलकर पूरे देश में फैल चुकी है। कहीं रामनवमी के शोभा यात्रा पर अटैक, कहीं कुछ, ये डिजाइन्ड तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश है। हाल ही में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी। नड्डा करौली समेत कांग्रेस राज के दंगों की याद दिला रहे हैं। दिल्ली में हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी अमित शाह पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने, आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, ये सब चीजें, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आ जाती है। और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो तो मुसलमानों को ब्लेम कर दिया। अब उनको शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने के मुसलमानों ने पत्थर फेंके। चुनाव जब आते तो आप सबके वोट लेते। ओवैसी जहांगीरपुरी की उसी जामा मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं जिसके सामने से हिंसा की शुरुआत हुई थी। मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि निर्माण काम की वजह से मस्जिद की छतों पर ईंटें रखी थी, जबकि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा इसे साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। एक तरफ हिंसा के गुनहगारों की गिरबान तक पहुंचने की कोशिश चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले पर सियासत भी गर्म है। तो दिल्ली हिंसा पर हो रही सियासत का स्तर आपने देख लिया। इसका नतीजा ये हो रहा है कि इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस की जांच है उसे लेकर भी लोगों के मन में भ्रम कई तरीके के आ रहे हैं। इसी पर सी वोटर ने एक सवाल जो लोगों के बीच लेकर जाकर उसका जवाब तलाशने की कोशिश की। सवाल ये कि दिल्ली हिंसा में जो पुलिस की जांच है उसे आप कैसे देखते हैं? और ये सी वोटर के आंकड़े जो बता रहे हैं 44% लोग मान रहे हैं कि पुलिस की जांच बिल्कुल सही है, हालांकि 27% इसे गलत करार दे रहे हैं और 29% का कहना है पता नहीं। मतलब वो कोई राय इस बारे में रखते नहीं है कि जांच सही है या गलत। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। 15 दिन के भीतर राजस्थान के करौली, मध्य प्रदेश के खरगोन और दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसा के मामले सामने आए, अब हाल ये है कि करीब 15 शहरों में हिंसा की ये घटनाएं हो चुकी हैं। तो आखिर कौन है जो सुनियोजित तरीके से देश की फिजा बिगाड़ने की ये स्क्रिप्ट लिख रहा है? करौली, खरगोन, बड़वानी, आणंद, साबरकांठा, द्वारका, बांकुरा, हावड़ा, जेएनयू, मुजफ्फरपुर, कोलार, लोहरदगा, जहांगीरपुरी, हरिद्वार, करनूल, हुबली, अलीगढ़ और अमरावती। पंद्रह दिन में 12 राज्यों में 15 से ज्यादा जगह पर हिंसा हुई और इस हिंसा ने देश के माहौल को बिगाड़ कर रख दिया। 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष को राजस्थान के करौली से उठी हिंसा की आग 10 अप्रैल को रामनवमी पर देश के अलग अलग हिस्सों से होती हुई 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के दिन दिल्ली तक पहुंच गए। शनिवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ। सोलह अप्रैल को 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई तो आज आरोपियों की तलाश में पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम पर ही पथराव हो गया। दिल्ली हिंसा में अब तक 20 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन हिंसा की ये आग सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है।
गुजरात के वडोदरा में दो गुटों के बीच झड़प हो गई। वडोदरा के रायपुरा इलाके में दो बाइक के बीच एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद बवाल हुआ। देश में अभी माहौल ही ऐसा है कि किसी भी छोटी सी बात पर हिंसा होती दिख रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में शहर के प्रवेश द्वार पर आज भगवा झंडा लगाने को लेकर विवाद हो गया। इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। पुलिस ने धारा 144 लगाकर 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। उधर कर्नाटक के हुबली में भी धारा 144 लगानी पड़ी। वहां कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पर पथराव कर दिया। इस हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हुए। यूपी के अलीगढ़ में मानिक चौक पर कुछ लोगों ने एक मस्जिद पर ही पथराव कर दिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी तनाव का माहौल दिखा। तनाव की वजह है हनुमान जयंती पर निकले जुलूस पर हुई ये पत्थरबाजी। हिंसा के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को यहां गिरफ्तार किया। हिंसा किसी भी राज्य में हुई हो, लगभग हर जगह पत्थरबाजी कॉमन है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा के पीछे कोई साजिश है या फिर संयोग। पिछले दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में हुई हिंसा के पीछे पीएफआई का नाम सामने आया था। एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हैं। और अब मैं आपको बताती हूं इन हिंसा और दंगों की खबरों का 24 कनेक्शन। देखिए, हाल ही में यूपी चुनाव हुए जिसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिली। बीते चुनाव में बार बार 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर कैराना मॉडल तक का जबरदस्त शोर रहा। देश में जैसे ही चुनाव होते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जाने का काम शुरू हो जाता है। अभी जिस तरीके से धार्मिक जुलूस, पथराव, हिंसा की कहानी बार बार अलग अलग राज्यों में दोहराई जा रही है, यकीन मानिए आप, नेता 2024 चुनाव में इसके इर्द गिर्द ही अपनी चुनावी रणनीति बुनेंगे। 2024 तैयारी शुरू, नया शो देख रहे हैं आप। और इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है, एक जवान घायल बताया जा रहा है। आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के चेक पोस्ट पर हमला किया है। तो आतंकवादियों ने बाकायदा घात लगाकर सीआरपीएफ के चेक पोस्ट पर यह हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद और एक जवान घायल हुआ है। और अब रुख करते हैं देश की सियासी खबरों का। खबर बिहार से है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों भूमाई चर्चा में है। भूमाई का मतलब समझ लीजिए आप। भू मतलब भूमिहार, मां मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव। बिहार में लालू यादव ने 30 साल पहले यादव और मुस्लिम का समीकरण बनाया था और अब 30 साल बाद लालू का बेटा तेजस्वी इसमें भू मिलाकर बीजेपी के कोर वोटर्स को अपने पाले में करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो भूमिहार वोटर है वो बिहार में बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है, लेकिन बोचहा उपचुनाव में ये पूरा समीकरण बदल गया और अब कहा यह जा रहा है कि भूमिहारों ने राजद को वोट कर साबित कर दिया है कि बीजेपी के लिए उसके मन में अब जगह नहीं है। तो अब बिहार में इस सामाजिक बदलाव को नए सियासी समीकरण से जोड़ा जा रहा है। वहां के बारे में क्या हुआ अभी पूरे तौर पर जानकारी नहीं है कि दरअसल क्या हुआ, क्या कारण हो गया, क्या नहीं हुआ। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके लिए सक्रिय हैं। कभी हम लोग आपस में बातचीत करें तो जानकारी मिलेगी कि मामला क्या था, लेकिन हमने नहीं ध्यान दिया था कि किसी का क्या है, किसके बारे में क्या हुआ। लेकिन अखबारों में तो बहुत छप रहा है, तो अखबारों में जो छपता है तो एक अपनी बात है, उसी पर हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन हमको कोई उसके बारे में बहुत व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस जानकारी से व्यक्तिगत तौर पर इनकार कर रहे हैं, वो जानकारी पिछले 3 दिनों से बिहार की मीडिया में चर्चा में है। 16 अप्रैल को बोचहा विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया। इसके बाद ये चर्चा आम है कि बीजेपी के कोर वोटरों ने पहली बार बीजेपी का साथ छोड़ा। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है, लेकिन कैमरे पर साफ साफ बोलने से बच रही है। बिहार समुदाय राजद के साथ है, क्या बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था भूमिहार अब राजद के साथ चला गया है? देखिए, ऐसी स्थिति तो पहले भी उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन जैसा हम आपको अभी बोले कि समीक्षा के बाद जो स्वरूप खड़ा होगा उसके बाद ही जो है
बिहार में एक अंग्रेजी में शब्द कहते हैं कि नी जर्क रिएक्शन, नी जर्क रिएक्शन देना किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। लेकिन बोचहा के रिजल्ट के बाद से आरजेडी काफी खुश है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पार्टी में A to Z का भरोसा बढ़ रहा है। दलित हो, मुसलमान हो, अति पिछड़े हो, सभी लोगों ने गोलबंद होकर के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अमर पासवान जी को वोट दिया और हमारी प्रचंड जीत हुई। और आज तक हमको नहीं लगता बोचहा में इतनी बड़ी जीत किसी ने दर्ज कराई हो। तो ये तो लोगों का प्यार और साथ ही साथ सरकार को जनता ने डंडा मारने का काम किया है। असल में बोचहा उपचुनाव को लेकर जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक भूमिहार बिरादरी के लोगों ने बीजेपी को वोट न देकर आरजेडी को वोट दिया। हालांकि बीजेपी के नेताओं को इस बात की आशंका पहले से थी कि बीजेपी के वोटर नाराज हैं, लेकिन सवाल ये उठता था कि भूमिहार बिरादरी को कैसे मनाया जाए और इसके लिए बड़े से बड़े नेता को उतारा गया और यहाँ तक कि एक एक पंचायत की जिम्मेदारी भी दी गई। इन चेहरों को देखिए, बीजेपी ने बोचहा का समीकरण अपने पक्ष में करने के लिए तमाम बड़े चेहरों को उपचुनाव के प्रचार में लगाया था। गिरिराज सिंह, विवेक ठाकुर जैसे भूमिहार नेता गांव-गांव घूमे थे, लेकिन नतीजों ने बता दिया कि भूमिहारों को मनाने में पार्टी नाकाम रही। और हाल क्या है इसकी गवाही है ये आंकड़े। उपचुनाव में एनडीए को 27% वोट मिले थे, जबकि 2020 में यहां एनडीए को 43% वोट मिले थे। आंकड़ों का विश्लेषण कहता है कि 16 महीने में एनडीए का वोट 16% घटा है। दरअसल भूमिहार वोटर बीजेपी के परंपरागत वोट माने जाते रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही भूमिहार वोटर ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। हालांकि पिछले मंत्रिमंडल विस्तार जब फरवरी को हुआ था तो उसमें भूमिहार को शामिल नहीं किया गया, इससे नाराजगी और बढ़ती चली गई। ऐसे में तेजस्वी यादव ने इस रणनीति पर काम करना शुरू किया कि कैसे भूमिहार वोटरों को अपनी ओर लाया जाए। पिछले दिनों बिहार में एमएलसी का चुनाव हुआ था। इसमें तेजस्वी ने पार्टी की नीति बदली और यादवों के बाद सबसे ज्यादा 5 भूमिहारों को टिकट दिया। तेजस्वी का ये प्रयोग सफल रहा और आरजेडी के टिकट पर 3 एमएलसी चुनाव जीते। और अब इसका 24 कनेक्शन जानिए आप। बिहार में भूमिहार करीब 4 से 5% के बीच। इस वक्त इस जाति के 21 विधायक हैं। माना जाता रहा कि 20-25 साल से मास भूमिहार वोटर्स ने पाला नहीं बदला, लगातार वो बीजेपी के साथ रहे। ये पहला मौका है जब बिहार में भूमिहारों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया है। और अगर ये पैटर्न बना रहा तो बिहार के लिए हर दल को नई रणनीति बनानी होगी, खासतौर से बीजेपी को। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी बिहार से। बिहार में इफ्तार को लेकर तकरार चल रही है। विवाद की जड़ में आरजेडी का इफ्तार वाला न्योता है, जिसमें तेजस्वी और भाई उनके तेज प्रताप खास तरीके की टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी अपना नाम बदल लें। अब बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की टोपी वाली तस्वीर को लेकर सियासत गर्म है। लालू परिवार की ओर से 22 अप्रैल को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और इसी को लेकर जो आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं उसमें तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की तस्वीर टोपी वाली है। बीजेपी तंज कसते हुए ये कह रही है कि तेजस्वी यादव को अपना नाम तेजस्वी खान रख लेना चाहिए। तेजस्वी यादव टोपी पहनकर इफ्तार का आयोजन का निमंत्रण दे रहे हैं। सत्ता की बेचैनी है। तेजस्वी यादव कुछ भी कर सकते हैं। अब उन्हें तो अपना नाम तेजस्वी यादव के जगह पर तेजस्वी खान कर लेना चाहिए। लेकिन जेडीयू ने बीजेपी की लाइन से अलग लाइन ली है। पार्टी कह रही है कि इफ्तार करने का अधिकार हर किसी को है। हालांकि जेडीयू निमंत्रण पत्र पर सिर्फ परिवार के नेताओं की तस्वीर को लेकर सवाल उठा रही है। राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को A to Z की पार्टी कहता है, तो पारिवारिक कुनमा क्यों है दावते इफ्तार के आमंत्रण पत्र में? एक केवल एक परिवार का, तो A to Z की पार्टी कैसे? इसलिए मेरा आरोप सीधा है कि दावते इफ्तार में आप A to Z पार्टी होने का जो दावा करते थे वह गलत दावा है, पारिवारिक पार्टी है।
तेजस्वी के टोपी पर उठाए गए बीजेपी के सवाल को जेडीयू का साथ इसलिए भी नहीं मिला होगा क्योंकि 3 दिन पहले खुद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री निवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें नीतीश भी टोपी लगाए दिखे थे और कार्यक्रम में बीजेपी के मंत्री भी शामिल हुए थे। तेजस्वी की टोपी और पोस्टर पर परिवार की तस्वीर को लेकर बीजेपी जेडीयू ने जो सवाल उठाए हैं, उस पर आरजेडी ने जवाब दिया है। नौसिखुआ लोग हैं जिनको न इस मुल्क से चिंता है, न इस मुल्क की संस्कृति से चिंता है, न इस अपने मुल्क के पुरखों से चिंता है। राजनीतिक लाभ के लिए, ईर्ष्या पैदा करने के लिए, घृणा पैदा करने के लिए, द्वेष पैदा करने के लिए इस तरह का बयान देता है। 22 अप्रैल को शाम को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के निवास पर इफ्तार का आयोजन किया गया है और माना ये जा रहा है कि इन दिनों जिस A to Z की बात वो कर रहे हैं, उसको लेकर इफ्तार के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। पटना से शशांक की रिपोर्ट। आइए अब आपको बिहार से महाराष्ट्र लेकर चलती हूं, जहां धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर पर नकेल कसने की शुरुआत हो गई है। तो क्या ये राज ठाकरे की प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा है या फिर कुछ और? क्या है उद्धव ठाकरे का फैसला? पहले इस रिपोर्ट में जानिए आप। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर की गूंज पर कानूनी पहरा लग गया है। महाराष्ट्र पुलिस की अनुमति के बिना अब महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। राज्य के पुलिस महासंचालक और मुंबई के कमिश्नर दोनों मिलकर बैठकर एक निर्णय लेंगे, गाइडलाइन तय करेंगे और ये गाइडलाइन अगले 1-2 दिन में इशू होगी। गृह मंत्री ने 1-2 दिन में गाइडलाइंस लाने की बात कही तो नासिक पुलिस कमिश्नर ने लाउडस्पीकर के लिए अनुमति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी। मई 2022 पर्यंत पुलिस आयुक्त की परमिशन लेनी होगी। डे टाइम और नाइट टाइम में जो नॉइज लेवल परमिसिबल है उसके हिसाब से उनको हर एक धार्मिक स्थल को जो परमिशन दिया जाएगा उनके मेरिट्स पर लाउडस्पीकर के लिए। इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे ने भी सीएम उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की और माना जा रहा है कि दोनों के बीच लाउडस्पीकर विवाद पर बात हुई। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर का सियासी शोर तब शुरू हुआ जब सीएम उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और राजनीतिक प्रतिद्वंदी राज ठाकरे ने मस्जिदों में बज रहे लाउडस्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के गठन के बाद से ही बीजेपी शिवसेना पर हिंदुत्व से समझौता करने के आरोप लगाती रही है और अब लाउडस्पीकर विवाद के जरिए राज ठाकरे भी हिंदुत्व की बड़ी लकीर खींचने में लगे हुए हैं और इस बीच राज ठाकरे और बीजेपी की करीबी आने की खबरें भी आ रही है। यही वजह है कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे को बीजेपी का एजेंट बताकर छोटा ओवैसी तक कह डाला। उत्तर प्रदेश की चुनाव जीतने के लिए जो काम भारतीय जनता पक्षाने MIM के ओबीसी से करके लिया है वही काम भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में नव हिंदू ओबीसी से कर ले रहे। तो लाउडस्पीकर पर मचा सियासी शोर तो आपने सुन लिया, लेकिन अब इस पर आपकी राय। जी, लाउडस्पीकर विवाद की वजह से देश में क्या माहौल खराब हो रहा है? सी वोटर जब ये सवाल लोगों के बीच लेकर गया तो फिर जवाब क्या आया? 58% लोगों का मानना है हाँ, इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। 26% ना में जवाब दे रहे हैं, 16% पता नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर 58% बड़ा आंकड़ा। लोग ये मान रहे हैं कि लाउडस्पीकर विवाद की वजह से देश में माहौल खराब हो रहा है। कुल मिलाकर जिस तरीके का और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह मिल रही है कि सोनू चिकना को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहांगीरपुरी हिंसा का मामला जिसमें सोनू चिकना, जिसका वीडियो वायरल था, नीला कुर्ता पहने हाथ में बंदूक लहराता हुआ, उसी सोनू चिकना को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज दिन में भी जहांगीरपुरी इलाके में जिस वक्त पुलिस दबिश देने के लिए सोनू चिकना के घर पहुंच रही थी, उस वक्त भी पुलिस की टीम पर पथराव हुआ था। और इस सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर,
सोनू चिकना को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली दंगों में गोली चलाने वाला सोनू चिकना गिरफ्तार। ये वो तस्वीर देख रहे हैं आप जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। ये जो वीडियो है वो जमकर वायरल हुआ। नीला कुर्ता पहने ये शख्स, इसी का नाम सोनू चिकना है। इसका भाई पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है, सलीम चिकना। और अब सोनू चिकना जो 16 अप्रैल से फरार चल रहा था, आखिरकार पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। मतलब बड़ी कामयाबी मिली है दिल्ली। तो इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। सोनू चिकना को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू चिकना दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के दौरान जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर आरोप था फायरिंग करने का, उसी सोनू चिकना को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भीड़ के बीच गोली चलाता हुआ नजर आया था सोनू चिकना। आज दोपहर जिस वक्त पुलिस सोनू चिकना के घर जा रही थी उसे गिरफ्तार करने के लिए, उस दौरान सोनू चिकना के घर की गली में पुलिस पर पथराव भी हुआ था, जिसके बाद दोपहर के वक्त उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई। लेकिन अब शाम होते होते इस वक्त की बड़ी खबर, सोनू चिकना को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।